संवेदनहीन सरकार है, गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है, जिस पर कोई असर आवाज़ों का नहीं होता। वो निदा फाजली का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, और आवाज़ों के बाज़ारों में खामोशी पहचाने कौन। अब यहाँ तो दिक्कत ये है कि हम लोग आवाज़ों का बाज़ार गर्म कर रहे हैं, लेकिन जो वातानुकूलित कमरों की खामोशी है और जिस आनंदातिरेक में, जिस अहंकार के अतिरेक में ये केंद्र सरकार आकंठ डूबी हुई है, उसके कानों में जूं नहीं रेंग रही। और आप ये देखिए कि पूरी 50 या 55 साल की सेवा काल के बाद जब व्यक्ति रिटायर होता है ना, तो ये उसका हक है, नेचुरल राइट है। और सोशल जो हमारा पैटर्न है गवर्नेंस का, उसमें हम लोगों को पेंशन मिला करती है कि वेतन के बाद, क्योंकि वेतन का आहरण सेवानिवृत्ति के बाद रुक जाता है, लेकिन उसका 50% जिससे कि वो अपने पुत्र पुत्री पर आश्रित न हो और अपना जीवन यापन करता रहे। इस सोच के साथ भारत के संविधान निर्माताओं ने पेंशन की एक गारंटी सेफ्टी के लिए, सिक्योर्ड फ्यूचर के लिए ओल्ड एज में की। और इस सरकार ने आते ही, मैं अटल जी का प्रशंसक भी हूं, लेकिन अटल जी जैसे कवि हृदय और संवेदनशील प्रधानमंत्री ने हमारी पेंशन को समाप्त किया। किस प्रेशर में किया, ये तो सरकार ही बता सकती है। जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड बैंक का प्रेशर था, यूरोपियन कंट्रीज का और अमेरिका का प्रेशर था। तो गलत आर्थिक नीतियों के कारण इन्होंने जो सामाजिक स्कीम्स थीं उनको समाप्त किया। नई एजुकेशन पॉलिसी ये लाए, लेकिन उसमें आप देखें कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। चरित्र निर्माण की बात की गई है ना, प्राइमरी एजुकेशन की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, ऑल अराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेकिन जब प्रश्न ये आता है कि व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स टू बी टेकन, और जो होल अराउंड डेवलपमेंट होगा या ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगा, वो कैसे होगा, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में है। तीसरी चीज आप ये देखें कि इन्होंने अमेरिका के तर्ज पर, यूरोप के तर्ज पर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, यानी कि आज स्थिति ये हो गई है कि बीए का स्टूडेंट 9 साल में बीए कर सकता है अगर वो चाहे तो। वो कभी भी पढ़ाई छोड़ सकता है, जो उसका काम है वो करे और उसके बाद फिर एडमिशन ले ले। यानी कि फर्स्ट ईयर को उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स कह दिया, फिर डिप्लोमा कोर्स और फिर डिग्री कोर्स, और यानी कि ये पूरा कोर्स जो है वो 9 साल की अवधि तक वो बच्चा रुक रुक करके और पढ़ सकता है, बीच में भी छोड़ सकता है। तो ये एक घालमेल की स्थिति है। हम अपने विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं कि जब एक वर्षीय या वार्षिक परीक्षा प्रणाली हमारे यहाँ चलती थी, तो हमारे यहाँ 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक का मतलब रेशियो में विद्यार्थी है, एनरोलमेंट है। हमारे विश्वविद्यालय के लिए ये संभव नहीं था कि त्रुटिविहीन परिणाम वह समय पर घोषित कर दे। तो आप कल्पना करिए कि जब वार्षिक प्रणाली का परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा, तो सेमेस्टर प्रणाली, जिसमें कि हर 3 माह के बाद या 6 माह के बाद एक परीक्षा होनी है, ऑड और इवन, तो उतने बच्चों का परिणाम कैसे विश्वविद्यालय घोषित कर पाएगा। तो शिक्षा नीति को
अमल दरामद करने से पहले सरकार को ये चाहिए था कि व्यापक पैमाने पर, मंडल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर सघन चिंतन और मंथन होता, क्या प्रॉस एंड कॉन्स होंगे इसकी जानकारी सरकार एकत्रित करती और तब जाकर के सरकार नई शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत करती। बिना बहस के ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिना बहस कराए, बिना सदन में उसका मसौदा रखे हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई। तो आप ये देखिए कि बड़ा झोल है और शिक्षा के नाम पर एक बड़ा बेहुदा मजाक किया जा रहा है देश के अंदर। लेकिन सर, नई एजुकेशन पॉलिसी का तो बीच बीच में काफी लंबे समय से इसका विरोध हो रहा है, सरकार पर तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके प्रोटेस्ट का। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि ये सरकार गूंगी, अंधी और बहरी है। कहाँ गूंगी बहरी? कुछ बोल दीजिए, अभी डाल देंगे जेल में आपको। बिल्कुल डाल देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि संवेदनहीन सरकार है। देखिए, सरकार का सबसे पहला दायित्व ये होता है कि वह आलोचना को स्वीकार करे और हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। लोकतंत्र का तकाजा ये है कि यहाँ विपक्ष के बिना आप लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। और ये भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में कहा था कि लोकतंत्र की कल्पना विपक्ष के बिना अधूरी और असंभव है। तो आज का एक बड़ा अनूठा लोकतंत्र स्थापित किया जा रहा है जबरन, बाय फोर्स, बलात्, कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, आलोचना को दबाया जा रहा है। और आलोचना, सत्ता की आलोचना हो रही है। सत्ता की आलोचना को राष्ट्र की आलोचना के चाशनी में घोल करके और आम जनमानस के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो विपक्ष है वो राष्ट्रद्रोही है। देखिए, सत्ता की आलोचना, आज के बाद आप भी राष्ट्रद्रोही कहे जाएंगे। वीडियो के कमेंट्स पढ़ लेना सर। अगर हम राष्ट्रद्रोही कहे जाएंगे तो देखिए, ये इस देश के लिए बड़ी कलंकपूर्ण स्थिति होगी। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता कहा गया है ना? और ये कहा गया है, हमारे यहाँ श्लोक है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। लेकिन मैं नाम लेकर के आपको बता रहा हूं कि जब हमारा डेलीगेशन पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से मिला तो उन्होंने हमारे डेलीगेशन से कहा कि टीचर्स आर फ्रॉड, टीचर्स आर फ्रॉड। तो अगर टीचर ही फ्रॉड हो गया तो फिर इस मंत्र का क्या मतलब है जो ये कहता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है? तो गुरु के बिना आप राष्ट्र के चरित्र निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। मोदी के बिना नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन बगैर मोदी के। और देखिए, इस बात को इसलिए स्वीकारना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री स्वयं ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो यानी कि इतना अहंकार, इतना गुरूर अटल जी ने ये कहा था जब उन्होंने शपथ ली थी। और शपथ लेने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में उन्होंने कहा कि मैं अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के भारत के निर्माण में किए गए पुरुषार्थ को नमन करता हूं। लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं। तो अहमन्यता और अहंकार
इस शासन के चरमोत्कर्ष पर है और यही अहमन्यता, यही अहंकार, यही इगोइस्ट टेंडेंसी इस सरकार के पतन का भी कारण बनेगी। देखिए, संविधान में आर्टिकल 1 है और आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपने भी पढ़ा होगा संविधान का पहला अनुच्छेद। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारत में बड़ा भयंकर विभाजन है। एक तरफ हम दिल्ली में बहुत बड़े बड़े बाजार देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, है ना, बड़े बड़े चौराहों पर हम प्रकाश देखते हैं, चकाचौंध देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, बंगले देखते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें देखते हैं। हमें लगता है कि विकास का सोपान हम चढ़ रहे हैं। तो ये तो है इंडिया, लेकिन इसी इंडिया के नीचे जब हम दिल्ली की गलियां देखते हैं, कूचे देखते हैं और गाड़ियों में हाथ फैलाए हुए अधनंगे उन बच्चों को देखते हैं, टूटी हुई सड़कों को देखते हैं, गांव की जो तस्वीरें हैं जहां पगडंडियां आज भी मौजूद हैं, ये ठीक है कि जीवन स्तर में सुधार आया है 50 साल पहले का जो जीवन था, लेकिन आज भी जब हम गरिमापूर्ण जीवन की वकालत करने वाले लोग बन चुके हैं, तो संविधान में भी राइट टू लाइफ आप पढ़ेंगे तो उसके आगे लिखा हुआ है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो क्या आज हमारे ग्रामीण जीवन में गरिमा दिखाई पड़ती है? स्कूल की इमारतें किस दशा में हैं आज गांव में? ये ठीक है कि नई बिल्डिंग्स बनी हैं, देखिए मैं मोदी जी की ही वकालत करता हूं कि ये जो सरकार है, आप स्पष्ट मान लें कि ये विभाजनवाद की सरकार है, ये विभाजनवाद की सरकार है। इसने समाज में विभाजन करा करके सत्ता को प्राप्त किया है। अब सुनिए आप, इन्होंने हिंदू और मुसलमान में विभेद करा दिया, इन्होंने पति और पत्नी में विभेद करा दिया 3 तलाक के नाम पर। पत्नियां वोट कर रही हैं भाजपा को और पति वोट कर रहा है विपक्ष को, यानी कि पति और पत्नी में विभेद है, हिंदू मुसलमान में विभेद है, अमीर और गरीब में विभेद है, भाषा और भाषा के आधार पर विभेद है, मैकॉले। लेकिन जब बीजेपी के बड़े नेताओं के बच्चे वो पढ़ेंगे सेंट स्टीफेंस में, वो पढ़ेंगे बिशप कॉटन्स में, वो पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, तब मैकॉले याद नहीं आता। और मैकॉले कहाँ याद आता है? जब हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों की बात आती है। मैं एक बात कहता हूं, अंग्रेजी माध्यमों के कॉलेजेस आज इसलिए उन्नतिशील हैं क्योंकि हमारे समाज को, हमारे माता पिता को ये लग रहा है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर है। आप ये समझिए, जब आप डिग्री कॉलेजेस की स्थिति देखेंगे, इंटर कॉलेजेस की तो और भी खतरनाक है और प्राइमरी की सबसे ज्यादा खतरनाक है। दशकों से अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स पूरे नहीं होते। होता क्या है?
कि ठेके पर अनुबंध के आधार पर आप पढ़ाई को करवाते चले जा रहे हैं। अब जो व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति ही सुरक्षित नहीं है, उसका भविष्य सेफ और सिक्योर नहीं है, तो वो अपने कर्तव्य के प्रति क्या शुद्ध अंतःकरण से कार्य कर पाएगा? क्या पवित्र मन से कार्य कर पाएगा? तो देखिए, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर बहुत डिफेक्टिव है, और अगर अपॉइंटमेंट होते भी हैं तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। जी जी, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं इस बयान को, और आपको क्या लगता है मोदी जी कौन सी शिक्षा नीति लाना चाहते हैं देश में? मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो शिक्षा नीति बनाई गई, इसके पीछे का जो विचार था, जो निकल करके सामने आता है, वो आता है कि प्राचीनता को थोपना, गुरु शिष्य परंपरा को थोपना, गुरुकुल परंपराओं को थोपना। देखिए, ये JNU को, मैं तो नाम लेकर के कह रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आतंकवाद का अड्डा है। ये बात कही गई या नहीं कही गई, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं। कही गई। आप लोग पत्रकार हैं, खुलेआम कही गई कि ये आतंकियों की नर्सरी है, ये कहा गया, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। क्या अरुण जेटली JNU के पढ़े हुए नहीं थे? क्या निर्मला सीतारमण JNU की स्टूडेंट नहीं हैं? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि कई दशकों से इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में और टॉप रैंक पर रहती है, अब आप बताइए, दिक्कत तो यही है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 37 IAS प्रोड्यूस करके दिखा दिए, और इसी सरकार की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग दी। तो तथ्यों को आप कितना ही तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करें, क्या तथ्य बदल जाएंगे? तो शासन की जो नीति दिखाई पड़ रही है मान्यवर, वो केवल और केवल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की और जनता के सामने परोसने की है, इसके अलावा कुछ नहीं। देश की जो राष्ट्रीय सरकार है, उसकी जो शिक्षक और शिक्षा और शिक्षण विरोधी नीतियां हैं, उनके संदर्भ में यहाँ मंथन होगा और एक मार्च निकाला जाएगा उन नीतियों के अपोजिशन में। अतः हम लोग पूरे देश से यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपने विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर साहब और हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या नीति गलत लग रही है आपको सर? प्रश्न ये है कि नीति सही कौन सी है। आपने जो ये प्रश्न किया कि नीति गलत क्या लग रही है, नीति सही कौन सी है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये सब